देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, मान लो तुमको इक्विटी ने पैसा दिया है, तो इक्विटी कुछ उसके बदले में और कंपनी को उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, तो वही के ही होता है। जैसे प्रेफरेंस से लोगे तो कंपनी को कॉस्ट देनी पड़ती है, तो वो के पी हो जाता है। ऐसे डेप्ट से लोगे तो के डी हो जाएगा वो। फिर जो कंपनी के पास आता है, कंपनी पैसा उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, वो तुम अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पड़े हुए हो। ठीक है, कि अब देखो जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, तो उसको ना 1000 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे होता है कैपिटल, कि मान लो कि ना तुमने पैसा रेज़ किया है और तुम रिटर्न ज़्यादा दे रहे हो, तो अगर इन तीनों को तुम कैलकुलेट कर दो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का मतलब क्या होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, के ओ होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। और देखो जो भी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, उस पे ना तुमको क्या होता है, एक तरीके से तुमको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट आएगा, उस पे तुमको क्या होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब देखो जैसे टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है, तो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी तुमको पता ही है कि फ्यूचर वैल्यू अगर तुमको निकालना रहता है तो तुम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू 1+r/n। और देखो ये 1+r/ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम ज़ीरो ना सेकेंड से 1 2 3 ऐसे नहीं बोलोगे। ज़ीरो जैसे 1+1.1 है, 1+0.1 है, और उसको 5 बार करना है, तो 2 3 4 5 ऐसे करोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम, अगर तुमको ये तो फ्यूचर वैल्यू का निकाल लेते हो, अब ये प्रेजेंट वैल्यू का निकालना, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r/n। अब यहाँ पे 1+0.1 करोगे, तो अब 5 साल का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। जैसे ये 1.12 है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट होता है और इक्वल गैप होता है बिटवीन। जैसे यहाँ पे 1 1 साल का गैप है और यहाँ पे सेम अमाउंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी होता है A/R, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ द एनुअल पेमेंट। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, इसको ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी है, तो जो भी तुम्हारा वो एनुटी एनुटी जानती हो, इक्वल अमाउंट होता है इक्वल इंटरवल पे, तो वो 1 लाख का था। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुटी फैक्टर, मतलब एनुटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो 6 ईयर का है, मान लो 10% का 5 साल का है, तो वो 5 साल का तुम्हारा 10% का कंसोलिडेटेड करके तुम्हारा 3.7908 आ रहा होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 ये अलग अलग कैलकुलेट किए हो ना, इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 10% 5 ईयर के लिए। और देखो फ्यूचर वैल्यू से तुम प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर के आ रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे लेकर के आ रहे हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर करके लेकर के आओ। और तुम डिस्काउंटिंग कैसे कर रहे हो, 1/1 करके कर रहे हो ना, ऐसे ही करके 1/1 ऐसे करके डिस्काउंटिंग फैक्टर तुम कर रहे हो। ठीक है, तो अ, वही बात है, 1+r 1+1/1+r 1 2 ऐसे करके तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर इसका कर दे रहे हो। तो इसको प्लस करो तो एन्युटी आ जाता है। देखो जब ना फ्यूचर से जब तुम प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हो तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, तो तुम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर के आ रहे हो। जब तुमको प्रेजेंट वैल्यू पे फ्यूचर वैल्यू पे ले जाना रहता है तो उसको तुम कंपाउंडिंग करते हो, वो MIRR पे आता है। फिर बोलोगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी परपिचुइटी क्या होता है, परपिचुइटी का मतलब होता है जो इनफाइनाइट तक गई हो, इनफाइनाइट तक गई हो। और इनफाइनाइट तक जब गई हो तो जो ये होता है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, तो n इक्वल टू तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो ये तो किसी काम का नहीं होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा A/R। तो जब भी परपेचुइटी इनफाइनाइट पे गई तो A/R कर दोगे तो आ जाएगा। अब मान लो कि अनइवन कैश फ्लो है, मान लो अभी तक तो इवन कैश फ्लो था, तो मतलब मान लो 1 से 5 तक 1 लाख रुपए आ रहा है, तो उसका तुम एन्युटी फैक्टर तुम कर देते हो। लेकिन अगर तुम्हारा अनइवन कैश फ्लो है, हर साल अलग अलग कैश फ्लो है, तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुम एन्युटी करके नहीं कर सकते हो, अब तुमको ऐसे करना पड़ेगा। फिर इसको अब इसको इसको करने का ईजी सा है कि 1 लाख लो
और उसको डिवाइड कर दो 1.1 से। फिर उसके बाद से उसको मेमोरी में प्लस कर दो। फिर उसके बाद 1,20,000 लिखो और फिर उसके बाद डबल इक्वल टू दबाओ। फिर उसके बाद वो मेमोरी में प्लस कर दो, फिर 125,000, फिर उसका ट्रिपल इक्वल टू दबाओ। देखो एक आता है लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। लोन अमोर्टाइजेशन पहले में तो इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल का कम होता है, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट का कम हो जाता है, प्रिंसिपल का तुम्हारा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे एन्युटी है, मतलब इक्वल अमाउंट पे। देखो तुमको ना अब यहाँ पे हर जो अमाउंट आएगा वो ना अमाउंट सेम होगा, ठीक है। 5 साल के लिए वो हर अमाउंट सेम होगा। लोन अमाउंट तुम अभी 5 लाख कर लिए हो, तो अगर तुम इन सारे सबको एन्युटी को डिस्काउंटिंग करके तुम प्रेजेंट वैल्यू पे लेते आओ या कंपाउंडिंग कर दो, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेते आओ, तो क्या हो जाएगा। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है तुम्हारा, जो एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ये होता है। तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी तुमको पता है कि तुमको जो कि अभी अभी लूँगा तो 5 लाख है और मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसका एन्युटी अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या कितना आएगा। तो तुम यहाँ पे इसको करोगे तो 12195 आएगा। अब तुमको लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ सही है मेरा। तो उसके लिए तुम ना क्या करोगे, लोन अमोर्टाइजेशन तुम उसके लिए लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दोगे। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दोगे। मान लो ओपनिंग तुम्हारे पास 5 लाख का था, तो 5 लाख में इंटरेस्ट कर लो, 5 लाख में इंटरेस्ट 35,000 को ऐड कर दो। देखो जो तुम्हारी एन्युटी निकल के आई है वो कितनी है, 121,945। उसमें से तुम ओपनिंग ऐड किए हो इंटरेस्ट, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट तो चला जाएगा। तो इसमें से जब इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे इंटरेस्ट का पेमेंट, तो जो बाकी का बचा होगा वो 86945 बचेगा। और फिर उसके बाद से जो बचेगा वो तुम क्लोजिंग में डाल दोगे, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें तुम इसको ऐड करोगे और फिर इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, और फिर 12915 में इसको माइनस कर दोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको जब माइनस कर दोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको ऐड करोगे फिर इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। साफ सिंपल सी बात। देखो यार, KD कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये तुमको पता ही है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में देखो 3 चीज़ याद कर लेना, एक री रिडीमेबल होता है, एक रिडीमेबल होता है, कन्वर्टेबल होता है। तो देखो यार, ई रिडीमेबल में तुमको पता नहीं चलता है कि कब तुम्हारा उसका पेमेंट होता है, तो इंटरेस्ट 1-T/NP और MP हो जाता है। मतलब जो तुमको ना नेट प्रोसीड तुमको इतना पैसा मिला है, तुमको इतना पैसा तुमको मिला। क्योंकि यहाँ पे नेट प्रोसीड क्यों लिखते हैं, नेट प्रोसीड ये लिखते हैं जो तुमको पैसा मिला है उसमें से तुम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो इसीलिए इसको ग्रॉस प्रोसीड नेट प्रोसीड बोलते हैं और इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, देखो 1-T। अब क्या होता है, इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस पे उस पर इतना आता है, उस पर तुमको टैक्स का बेनिफिट भी तो मिल जाता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट 1-T। उसके बाद क्या होता है, रिडीमेबल डेप्ट। रिडीमेबल डेप्ट रिडम्पशन लमसम में हो गया या रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। देखो जब रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो तुम्हारे पास एक ही टेक्निक होती है, उसको IRR टेक्निक करते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अगर तुम्हारा रिडम्पशन लमसम में हो रहा है तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन भी बचता है तुम्हारा, और तुम्हारा एक IRR टेक्निक भी बचती है। जब भी तुम ना अप्रॉक्सीमेशन मेथड कर रहे हो, जो तुम्हारी रिडम्पशन वैल्यू हो रही है, वो जो रिडम्पशन वैल्यू हो रही है वो तुम्हारा जो इशू प्राइस है, अगर इशू प्राइस नहीं दे रखा है, जो रिडम्पशन वैल्यू हो रही है जो तुम्हारी मार्केट प्राइस है उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात यहाँ पे। और टैक्स बेनिफिट ना सिर्फ ना इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है, इस पे अवेलेबल नहीं होगा। टैक्स एंड बेनिफिट एकदम इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है। IRR टेक्निक को क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड भी बोलते हैं। IRR का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो होता है। और देखो इसमें ना तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही तुम्हारा प्रीफर्ड मेथड होता है।
अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा, जब भी तुम आईआरआर मेथड लगा रहा तो तुम एक बार अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर दो, उसी के आसपास आएगा जो दो रेट लेना रहता है तुमको। तो फिर उसके बाद से उसको करके तुम यहाँ से कर सकते हो अप्लाई करके। फिर ये कहता है कन्वर्टेबल डेप्थ। तो देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कन्वर्टेबल डेप्थ ले दे रखा है तो पहले तो तुम उसका कन्वर्टेबल निकालोगे, तो देखोगे कि कन्वर्टेबल रिडम्पशन ज़्यादा है कि कन्वर्टेबल ज़्यादा है, और जो भी ज़्यादा होगा तो रिडम्पशन वैल्यू की जगह जो भी ज़्यादा होगा वो हायर तुम रिडम्पशन वैल्यू की जगह पे लोगे। इसमें तुम अप्रॉक्सीमेशन भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आईआरआर भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अगर कन्वर्टेबल डेप्थ दे रखा है तो देखना कि जो कन्वर्टेबल मार्केट है कि रिडम्पशन वैल्यू ज़्यादा है, रिडीम जो हो रहा है वो ज़्यादा पे हो रहा है कि कन्वर्टेबल ज़्यादा है, तो वही रिडम्पशन वैल्यू पे लोगे जो भी हायर रहेगा। और यहाँ पे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? आज मैंने तुमने 1 लाख रेज कर लिया जीरो पे, फिर कल तुम 2,000 दे रहे हो, फिर 3,000 दे रहे हो, फिर 4,000 दे रहे हो, तो उस पर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगता, तो उस पर आईआरआर टेक्निक लगेगी। या कंपनी ना 1 लाख ली है, थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर रही है, तो उसमें ना तुमको कोई फार्मूला वाली टेक्निक नहीं लगेगी, तो उसमें तुमको सिर्फ आईआरआर टेक्निक लगेगी। तो आईआरआर टेक्निक पे तो ये समझा दो कि अगर रिडीम हो रहा है ऐसे ऐसे करके तो अब आईआरआर टेक्निक तो लगती ही है। जैसे ना तुमने आज इनफ्लो 1 लाख रुपए किया, फिर तुम 10,000 का पेमेंट करो, फिर 10,000 का पेमेंट करो, फिर 10,000 का, फिर 10,000 का, फिर 10,000 का पेमेंट कर रहे हो, और साथ में प्रिंसिपल का भी तुम पेमेंट कर रहे हो, तो उन सबको तुम ना क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू पे लेते आओगे। जैसे तुमको इनफ्लो हुआ, फिर तुम ना 15,000 का आउटफ्लो कर रहे हो, 16,000 का करो, 18,000 का, 20,000 का करो, फिर 25,000 के करने के बाद उसका प्रिंसिपल का तुम पेमेंट कर दे रहे हो, तो इस क्वेश्चन में ना तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। इसमें ना हावी कौन पड़ रहा है? आउटफ्लो। तो हम लोगों का आउटफ्लो पे कंट्रोल है, इनफ्लो तो तुम्हारा फिक्स है, तो कंट्रोल आउटफ्लो पे है। आउटफ्लो पे हमारा कंट्रोल है, तो आउटफ्लो को अगर कम करनी है तो डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा दोगे। याद रख लेना, आउटफ्लो को अगर कम करना है, एक चीज़ याद रख लो, आउटफ्लो को अगर हमको कम करना है, अगर कंट्रोल में आउटफ्लो, तो आउटफ्लो को अगर हमको कम करना है तो डिस्काउंटिंग रेट को तुम बढ़ा दोगे। ये वाईटीएम की तरह होता है। देखो, यूजिंग इंटरेस्ट आईआरआर मेथड या प्रेजेंट वैल्यू या यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, जैसे कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा क्या कंट्रोल है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो का तुम्हारे पास कंट्रोल है। तो अगर तुमको आउटफ्लो को, तुमको देखो आउटफ्लो इतना आ रहा है तुमको, तो आईआरआर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो तुमको 1 लाख पे लेकर के आना है, मतलब तुमको इसको कम करना है, तो कम करना है तो डिस्काउंटिंग रेट तुम बढ़ा दोगे, 1-1%, 2-2% से बढ़ा देना। उसके बाद इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा दोगे और फिर आ जाएगा आंसर। वाईटीएम मेथड में एक होता है ज़ीरो का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि जो तुमको उस समय जो मिल रही है, तो मिल रहा है। और इंटरेस्ट वन माइनस टी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट वन माइनस जो तुम उसको जो तुम पेमेंट कर रहे हो, और फिर तुमको आरवी का मतलब होता है लास्ट में तुम उसको कितना रिडीम करोगे। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुमको बॉन्ड की क्या होती है फेस वैल्यू 1,000 है, और उसका 10% तुमको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे और फिर प्रिंसिपल का पेमेंट कर दोगे, तो उन सबको डिस्काउंटिंग करके तुम प्रेजेंट वैल्यू पे ले आ रहे हो। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, मतलब जो तुम्हारा जो तुम चाहते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ जो तुम्हारा रेट है, अगर यही पैसा मैं किसी दूसरी जगह लगाता तो कितना रिटर्न मिलता? तो जो तुम चाहते हो कि तुमको इतना मिलना चाहिए, उस रिक्वायर रेट ऑफ द रिटर्न पे तुम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर के आओगे। अगर तुम्हारा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो उन सबको तुम करके तुम ले करके आओगे, तो तुम्हारा फेयर वैल्यू 939 हो रहा है। मतलब कि एक्चुअल की मार्केट प्राइस 900 है, फेयर देयर फॉर बॉन्ड इज अंडर वैल्यू, ही शुड बाई द बॉन्ड। मार्केट में इसकी प्राइस 900 चल रही है, और तुम इसको ना तुम तुम कहे कि 10-10% का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर चौथे साल में प्रिंसिपल का पेमेंट करके तुम आ जाओगे ले करके। तो तुम ये कह रहे हो कि अभी एक्चुअल में मार्केट प्राइस 9 से चल रही है और फेयर वैल्यू इतना है, तो बॉन्ड अंडर वैल्यू, तो हम लोग बाई कर देंगे बॉन्ड को। देखो, तुमको ज़ीरो पे कुछ नहीं मिल रहा है,
तुमको लेकिन फर्स्ट ईयर पे हाँ 100 मिलेगा, सेकंड ईयर पे 3rd मिलेगा, फोर्थ ईयर पे 100 इंटरेस्ट मिलेगा और 1000 वापस मिल जाएगा। लेकिन तुमको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये कैसे मिलेगा? अगर मार्केट में अगर ये तुम बॉन्ड 900 रुपये का अगर तुम खरीद रहे हो, यहाँ पे ज़ीरो पे तब 900 रुपये आ जाएगा, तो 900 रुपये का खरीद रहे हो तो तुम अंडर वैल्यू तब। लेकिन अभी तुम 1000 का यही बॉन्ड खरीद रहे हो, तब नहीं, तब तुम ओवर वैल्यू है, तब तुम नहीं खरीदोगे। समझ रहे हो? एग्ज़ाम टिप में अब देखो क्या मेन बात आता है कि केडी एनपी पे क्या यूज़ करें, एनपी लें कि एमपी लें। तो देखो जब ना अगर स्टार्टिंग में है, अगर तुम स्टार्टिंग में ही कर रहे हो तो तुम एनपी लोगे। लेकिन अगर तुम 4 साल बाद तुम फिर तब तुम ना क्या होता है मार्केट प्राइस को क्या करोगे, तुम प्रेफर करोगे। फिर तुम कहोगे कि यार फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे करें। फ्लोटेशन कॉस्ट देखो एक केडी में आता है ना ज़ीरो डिस्काउंट बॉन्ड, उसका क्या होता है फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, उसके बाद -1। देखो फेस वैल्यू इशू प्राइस तो ये रूट में रहेगा -1, उसके बाद से पैसा मिला। तो जितना एनपी आया उस पर तुम्हारा क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। तो जितना पैसा मिला है उस पर तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं बताया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे लग रहा है, तो या तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस जो भी तुमको हायर लगता है उस पर तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। अगर या तो बता देगा, नहीं बताया तो फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू और इशू प्राइस जो भी हायर रहता है उस पर तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। देखो जब कन्वर्टेबल डेप्थ रहता है तो यहाँ पे देखो हायर वाला तुम ऑप्टेड करते हो, टेकन एज रिडम्पशन वैल्यू। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना, वो ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम एज कॉस्ट ऑफ ना इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड शेयर है। देखो यहाँ पे एनपी और एमपी वाला वो सारा जो प्राइजेस है फ्लोटेशन कॉस्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो भी सेम रहेगा। बस यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाता है, हर वो जगह जहाँ पे इंटरेस्ट 1 - 3 है वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा पीडी होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वहाँ पे, बाकी सब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सेम है। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? अब देखो क्या होता है ना कि डेप्थ होता है जो केडी होता है केपी होगा, वो तो तुमने प्रॉमिस किया हुआ है कि तुमको तो उसको देना ही पड़ेगा, कि ब्याज तुमने प्रॉमिस किया हुआ तो ब्याज तुमको डेप्थ पे देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉमिस किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी तो प्रॉमिस नहीं होता है कि अगर मैं हूँ और मैंने 1000 रुपये दिया है कंपनी को, कंपनी ने उसके बदले में शेयर दिया, तो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, तो जो डिविडेंड 120 रुपये दे रही है, तो जिस परसेंटेज से दे रही है तो वही मेरा रिटर्न हो जाता है, वही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जितना कंपनी को मिला लगा और जितना कंपनी उस पर डिविडेंड दे रही है, तो वो अर्निंग प्राइस अप्रोच में ना मतलब कि क्या होता है, हज़ार का कंपनी को मिला और पेटीएम मेरे नाम पे कितना इक्विटी शेयर कमा रही है, या मैंने 1000 लगाया और कंपनी मुझे 120 दे रही है, या कंपनी को 1000 मिला और 120 कंपनी उसको दे रही है। ऐसे भी देख सकते हो जो भी तुम्हारा हो कि 1000 का तुमने पेटीएम में शेयर खरीदा और पेटीएम तुमको इक्विटी, पेटीएम उतने का जितना तुमने लगाया उतने का तुम्हारा अर्निंग पर शेयर कितना कमा रही है। कुछ ग्रोथ होती है, ग्रोथ अप्रोच होती है, उसको गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो भी बोलते हैं। तो कि मैंने इतना लगाया, एंड में डिविडेंड इतना दे दिया और ग्रोथ इस फॉर्म में है। तो यही होता है कि ग्रोथ तो यही रिटर्न फॉर्म मी हो जाता है और यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए हो जाता है। और D1 को कैलकुलेट करना है तो D01 + G, यहाँ पे ये एनोन मंथ कर देना, यहाँ पे कुछ D1 को कैलकुलेट करना है तो D01 + G। ग्रोथ रेट के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, एक तो होता है G/B/R। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। एक तो क्या होता है सिमेट्रिक का, ऐसे टेबल दे देगा तो इसमें देख लो कि हाँ 10% से ग्रोथ हो रही है। ए सिमेट्रिक दे रहा है, तो जब भी ए सिमेट्रिक दे रहा है और उसमें देखो असिमेट्रिक है अपने डिविडेंड पर शेयर सब ईयर का तुमको गिवन है, तो यहाँ से तुम्हारा कितना ग्रोथ हो रही है, यहाँ से तुम्हारी कितनी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे तुम्हारी कितनी ग्रोथ हो रही है।
अगर ये तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू से तुम्हारी कितनी ग्रोथ हो रही है फ्यूचर वैल्यू, तो जियोमेट्रिक मीन लगा सकते हो। या फिर ये भी तुम काम कर सकते हो कि आज का जो होगा वो तुम्हारा डी एन होगा, और आज से प्रीवियस का जो होगा वो तुम्हारा डी ज़ीरो होगा। देखो आज का तुम्हारा ये है, आज का तुम्हारा डी वन होगा, और इसके डी ज़ीरो मतलब प्रीवियस का होगा। तो डी एन मतलब मान लो कि आज तुम्हारा 10 है, ये तुम देख लेना एक बार। वैसे इसका डी ज़ीरो डी एन वन प्लस आर अपॉन एन, देखो वन प्लस डी एन वन प्लस आर ऑन एन है, ये ना ये सेम लाइक फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो इट इज जस्ट लाइक, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, आज तुम्हारा डी एन, और फ्यूचर तुम्हारा डी ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारी 5 है, डी ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, या तो फ्यूचर वैल्यू हो गया नहीं तो प्रीवियस वैल्यू हो गया। ये करंट वैल्यू है आज की, और ये तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू जो भी हो गया। फिर उसको इसमें करके तुम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा ग्रोथ रेट तुम्हारा निकल आएगा। मतलब क्या होता है, करंट डिविडेंड होता है। डी एन का मतलब डिविडेंड एनी ईयर्स ईयर को। वो लाइक इज जस्ट लाइक, ये उसी की तरह एकदम नहीं है। यहाँ का जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो यहाँ पे, वो फ्यूचर वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे। तो डी ज़ीरो का मतलब होता है करंट डिविडेंड, यहाँ रखो डी ज़ीरो मतलब करंट है, ज़ीरो का मतलब आज, डी एन का मतलब आगे का या प्रीवियस ईयर का। रखना एग्जिस्टिंग इक्विटी प्लस न्यू इक्विटी। देखो जब भी एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो तुम्हारा पी ज़ीरो होगा बस, और लेकिन न्यू इक्विटी है तो तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस होगा। मान लो तुम्हारी एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो वो मार्केट प्राइस पर शेयर पे तो चल रही है, लेकिन मान लो कि अगर तुम न्यू इक्विटी हो और तुमको तुम मार्केट प्राइस पे ही इशू करोगे तो तुम्हारा कौन शेयर लेगा, इसीलिए तुम मार्केट प्राइस पे कम पे क्या करते हो, तुम इशू करते हो। आता है रियलाइज यील्ड अप्रोच में एक सिंगल पीरियड होता है और एक क्या होता है, मल्टी पीरियड होता है। सिंगल पीरियड में क्या होता है, रियलाइज यील्ड अप्रोच में मान लो तुमको डिविडेंड 40 रुपये का मिल रहा है और आज तुम खरीदे थे 1660 पे, और नहीं डिविडेंड तुमको मिल रहा है 40 रुपये का एक मिलेगा। तुमने जब परचेज़ किया था तुम 1500 पे परचेज़ किए थे, और आज उसकी वैल्यू 1660 हो गई है। तो उसको डिवाइड भी करोगे तुम किससे, 1500 से करोगे जब तुम परचेज़ किए तो तुम इतना तुम कमा लियो। तो तुम 13.33 रिटर्न तुमने क्या हुआ, कमाया। जो तुमने कमाया वो कंपनी का क्या हुआ है, एक तरीके से कंपनी ने उसको पे किया हुआ है। तो ये Y1 भी इसको बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तुम बोल सकते हो। देखो इसमें साफ साफ है, कॉस्ट में यील्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और यहाँ का यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। तो तुम इतना रिटर्न तुमने कमाया है। मल्टीपल पीरियड में क्या होता है, मल्टीपल पीरियड में सिर्फ ओपनिंग का और एंडिंग का सिर्फ तुमको शेयर प्राइस गिवन रहेगा। ओपनिंग का तुमको प्राइस गिवन रहता है, जब ओपनिंग का प्राइस 200 गिवन है और सिर्फ लास्ट का प्राइस गिवन रहेगा 300। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इसमें रियलाइज यील्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी। तुमको यहाँ पे डिविडेंड लिखने पड़ेंगे जो तुमको मिल रहा है, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इतना, सेकेंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना। यहाँ पे लिखोगे फोर्थ ईयर में तुमको डिविडेंड मिल रहा है और तुमको प्राइस भी दे रखा है। तो जिससे कि ना तुम यहाँ पे तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तुम निकाल दोगे, और तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो पता है कि 200 तुम्हारा गया हुआ है, तो फिर तुम्हारा एनपीवी आ जाएगा। और भी कैश फ्लो के पैटर्न फ्लो में डिफरेंट होता है होंगे, जब भी कैश फ्लो के पैटर्न डिफरेंट होंगे तो एक ही रास्ता होता है तुम्हारा क्या होता है, आईआरआर लगाना तुम्हारा सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अपना शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ गिवन, जब ओनली शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ गिवन हो तो तुम कैसे निकालोगे, D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 करके तुम फाइंड कर लोगे, ऐसे ज्योमेट्रिक में निकाल लोगे ये और तुमको प्राइजेस एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, मतलब ये पहले सिचुएशन में सिर्फ तुमको बिगनिंग और एंड का प्राइस दिया था, अब यहाँ पे हर सबका प्राइस दिया हुआ है। तो तुम क्या करोगे, तुमको ये ऐसे पैटर्न, फिर उसके बाद से तुमको इस तरीके से पैटर्न बना करके कर लेना है। तो ज्योमेट्रिक मीन से तुम ये वाला फार्मूला लगा करके कर लोगे, ठीक है।
देखो, इफ़ शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईच ईयर गिवन, तो ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे इस पे। आता है एक CAPM आता है, उससे तुम KE निकाल सकते हो। और ध्यान रखना, अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हो तो RM माइनस RF है। RM का मतलब सिर्फ होता है इसमें रिटर्न फ्रॉम मार्केट। अगर रिस्क प्रीमियम दे रखा तो इसका डिफरेंस दे रखा है। RF का तो जानते हो, रिस्क फ्री रिटर्न। B का मतलब जानते हो, बीटा। देखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा KE होता है। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो तुम्हारा डिफर हो जाएगा। KR इज इक्वल टू KE अलग अलग हो जाएगा। या फिर जब पर्सनल टैक्स गिवन हो, तब फिर ना तुम्हारा डिफर हो जाएगा। या बोथ फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी गिवन हो और पर्सनल टैक्स भी दी गिवन हो, तो ये लगेगा और ये डिफर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। वेटेज एवरेज सोर्स कॉस्ट अमाउंट ये सब निकाल दोगे तो देखो, ये इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, के ई इंटू डब्ल्यू ई के प्लस KR इंटू WR प्लस KP इंटू WP प्लस KD इंटू WD। ठीक है। अ, देखो, दो चीज़, एक बुक वैल्यू वेट होता है, एक मार्केट वैल्यू वेट होता है। सिंपली पिक द वैल्यू ऑफ द डेप्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। मार्केट वैल्यू वेट में ध्यान रखना, मार्केट प्राइस वेट मत लिखना ना, मार्केट की वैल्यू का वेट लेना है। ध्यान देना, मार्केट की प्राइस का वेट मत ले लेना। वैल्यू ऑफ वेट, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वेट में जो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी होती है, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, बोथ मार्केट वैल्यू ऑफ द बोथ। जो इक्विटी है जो इक्विटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ। एक तो तुम्हारा इक्विटी भी एज वेल एज रिटेन अर्निंग भी तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रही है वो। मानो तुम्हारा KE अलग है, KR अलग है, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया, पर्सनल टैक्स आ गया, तो मार्केट वैल्यू तो 3 लाख, मतलब इक्विटी और रिटेन अर्निंग का मिला करके तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको मिला के तो बैलेंस शीट को रेफ़र करेंगे, इक्विटी का अमाउंट कितना और रिज़र्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना कितना। तो जो बुक वैल्यू में जो इक्विटी का अमाउंट है और रिज़र्व एंड सरप्लस का अमाउंट है, तो उनका जो रेशियो है, उस रेशियो में जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी का अमाउंट आ रहा है, उसको तुम बाइफरफिकेट कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। कब? जब KE अलग हो और KR अलग हो। KE और KR तब हम बच जाते हैं। अगर KR इक्वल है तो हम बच जाते हैं। डायरेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3 लाख लो और कर दो। वाइल राइटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ वेट, यूज़ मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस का यूज़ नहीं करना है। मार्केट वेट अप्रोच, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बोथ को। KE और KR अगर इक्वल हो तो स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस इन द रेशियो ऑफ द बुक वैल्यू। क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रिफर करो मार्केट वैल्यू ऑफ वेट, बिकॉज मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ट्रू एंड फेयर वेट। क्वेश्चन साइलेंट हो तो बुक वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू प्रीफर करना है। कंपनी सेटिस्फाई इस प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर आर रिटर्न, इट मीन्स वी हैव बुक वैल्यू वेट। अगर कंपनी, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कंपनी सेटिस्फाई है प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर से, तब तुमको बुक वैल्यू ऑफ वेट इस्तेमाल करना है। अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है, जैसे तुम्हारा एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, इक्विटी प्रेफरेंस डेप्थ, तो वर्किंग WACC निकाल लेते हो। और वर्किंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल भी सेम होता है, लेकिन पहले की इक्विटी तुम की हो तो वैक निकला है, अब तुम एडिशनल और इक्विटी कितना तुम कर रहे हो, और प्रेफरेंस शेयर से मंगवा रहे हो, और तुम डेप्ट से मंगवा रहे हो, तो उस पर तुम कैलकुलेट करते हो तो WMCC निकलता है। एडिशनल कैपिटल रेज करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी है।